हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फिर उसका माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें हमें देखना है कि पहले तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं या प्रॉपर्टीज़ क्यों होते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो वैल्यू निकालनी है या किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन करना है, तो उसकी अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, मतलब कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास है, तो हम इजीली उसका इवैल्यूएशन कर पाते हैं। जैसे कि सपोज आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए कहा गया है, मतलब क्या, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको करने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या होता है, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव में होता है, या a इंटू बी प्लस सी होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बॉडमॉस रूल ही अगर समझो आपको पता नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते ना हम सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही किसी भी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, तो उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उसका सोल्यूशन बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, DET, डेट मतलब डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। किसी भी डिटर्मिनेंट की रो कॉलम या कॉलम टू रो ऐसा अगर इंटरचेंज किया, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखा, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू अनचेंज मतलब सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक डिटर्मिनेंट हम कंसिडर कर रहे हैं अब, ठीक है। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 1 1 2 0 2 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ, क्या आती है, 1 इंटू 0 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 3 टू 6 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 0। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है, 1 इंटू ये माइनस 4 माइनस 1 इंटू ये 4 प्लस 1 इंटू ये 4। देखिए -4 प्लस 4 वैल्यू आ गई -4, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू -4 आती है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके रो और कॉलम जो है उन सबको इंटरचेंज कर दूंगा, रो टू। अब वो जो इंटरचेंज करेंगे तो उसको कहेंगे D डैश, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये हमारा डिटर्मिनेंट D है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देंगे D डैश। तो D डैश नाम देते ही क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, ये बन जाएगा 1 1 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखेंगे 2 0 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 इंटू 0 माइनस 4 माइनस 2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो 3 माइनस 2 प्लस 1 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, देखिए ये 1 इंटू माइनस 4 इज -4 माइनस 2 इंटू ये 1 मतलब -2 और ये +2 यहाँ पर आया, +2 -2 कैंसिल, मतलब वैल्यू कितनी आई, -4। देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट D की वैल्यू जो आई थी कितनी थी, डिटर्मिनेंट D की वैल्यू 4 और D डैश की भी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -4। व्हाट डज इट मीन्स, यहाँ पर -4 आया था, तो D की वैल्यू भी -4 है, D डैश की भी वैल्यू -4 है, मतलब D इज इक्वल टू D डैश। अब D डैश कब मिला था हमें, वाइल इंटरचेंजिंग द रोज टू कॉलम और कॉलम टू रोज, ठीक है। जब हमने कॉलम टू रो या रो टू कॉलम ऐसा कुछ इंटरचेंज किया था, वो इंटरचेंज करने के बाद जो हमें मिला था वो कौन था, ये डिटर्मिनेंट D डैश, ठीक है। बिफोर इंटरचेंजिंग इट इज D और आफ्टर इंटरचेंजिंग इट इज D डैश। तो D इज इक्वल टू D डैश आया, मतलब क्या, इसकी जो वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग इट्स रोज और कॉलम, ठीक है। उसके रो और कॉलम जो है वो उसको इंटरचेंज अगर हम करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद उसकी वैल्यू सेम रहती है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो गई। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर करना है, एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, कोई एक डिटर्मिनेंट सपोज आपको गिवन है, एक डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू कोई तो भी गिवन है सपोज, ठीक है, कोई तो भी एक डिटर्मिनेंट A गिवन है आपके लिए और एक डिटर्मिनेंट B गिवन है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए के और बी के कुछ एलिमेंट्स अगर आप चेक करो, कुछ मतलब ऑल एलिमेंट्स अगर आप चेक करो,
तो ए के फर्स्ट रो वाले एलिमेंट बी के फर्स्ट कॉलम में हो, ए के सेकेंड रो वाले एलिमेंट बी के सेकेंड कॉलम में हो, ए के थर्ड रो वाले एलिमेंट्स बी के थर्ड कॉलम में हो। फिर आपको फर्स्ट एलिमेंट की मतलब फर्स्ट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर गिवन है और बी की फाइंड आउट करने के लिए कहिए, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत है क्या? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको ए की जो वैल्यू है वही वैल्यू बी की हो जाती है। तो ये ऐसा अप्लाई करना है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी या ये जो प्रॉपर्टीज हम दे रहे हैं ये ऐसे अप्लाई करने हैं आपको। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट, इफ टू रोज एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। पहला गया था सारे रोज सारे कॉलम के साथ इंटरचेंज किए गए। अब क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम, मतलब कोई भी दो रो फर्स्ट टू सेकंड इनका इंटरचेंज करो, सेकंड टू थर्ड इनका इंटरचेंज करो। मतलब क्या है? फर्स्ट रो वाले एलिमेंट सेकंड रो में लिखो, सेकंड रो वाले एलिमेंट फर्स्ट रो में लिखो, या सेकंड रो वाले एलिमेंट थर्ड में लिखो या थर्ड वाले सेकंड में लिखो, या फर्स्ट वाले थर्ड में लिखो या थर्ड वाले फर्स्ट में लिखो। इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज। ठीक है, तो समझो ऐसा है, अगर रो का करे तो, और कॉलम का करे तो C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, C1 टू C2, C2 टू C3 या C3 टू C1। ऐसा अगर हम कोई इंटरचेंज करते हैं सिर्फ दो रोज या कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। फिर वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो किस में चेंज होती है? सिर्फ साइन कन्वेंशन में उसका चेंज होता है। तो देखिए इसका जो वैल्यू है ये तो पहले ही हमने सॉल्व किया था लास्ट प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू ये 0 इंटू 3, मतलब ये 0 माइनस 4 इज -4, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2 इज 4, प्लस 1 इंटू 4 कितना बन जाता है? ये -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ये आया -4। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई? -4। अब जाके हमें क्या करना है? आप कोई तो भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, या तो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे, R2 R3 को, नहीं तो R3 R1 से, या तो कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार में रो को किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करूंगा और दूसरी बार किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, दोनों टाइप में आपको करा के दिखाते हैं। ठीक है, अगर समझो हम रो में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है मेरा, मैं इसको D डैश नाम देता हूँ, D डैश नाम देता हूँ, और R1 टू R2 चेंज करता हूँ। ठीक है, मतलब R1 वाले एलिमेंट R2 में लिखता हूँ, R2 वाले एलिमेंट R1 में लिखता हूँ। क्या हो जाता है? ये 2 0 2 1 1 1 1 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन 2 इंटू 3 1 3, 3 माइनस 2 इज 1। फिर तो ये 0 ही आने वाला है, प्लस अगेन 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 1 अगेन। कितना आया देखो? 2 माइनस 0 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4। देखिए ओरिजिनल D का क्या आया था वैल्यू? -4। यहाँ पर D डैश की वैल्यू क्या आई? 4। सो D डैश इज इक्वल टू -D। यही करना था, यही चेक करना था हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही चेक करना था हमने। रो में तो इसको प्रूव करके दिखा दिया, अब हम क्या करेंगे? इसको कॉलम में प्रूव करा के दिखाएंगे। कॉलम में मतलब क्या होगा? ये अगर सपोज ये D डबल डैश दिया मैंने इसको, ठीक है, या D डैश ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना है, ये ओरिजिनल से हमें वो डिराइव करना है, तो इसको मैंने D डैश ही दे दिया। अब हम क्या करेंगे? C2 कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो ये क्या होता है? देखिए 1 2 1, ये कॉलम 1 तो एज इट इज रहेगा। कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करना है, तो कॉलम 3 वाले एलिमेंट 1 2 3 यहाँ पर आ गए, और कॉलम 2 वाले जो है वो लास्ट आ जाएंगे, मतलब 1 0 2 यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ सकता है? -4 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू, देखिए ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, 4 माइनस 0 इज 4, माइनस 1 इंटू 4 माइनस अगेन 0 इज 4, प्लस 1 इंटू इसका 3 2 6 माइनस 2 इज 4। अब देखिए ये हो गया 4 माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर? +4। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ? D डैश की वैल्यू आ गई +4। मतलब दोनों तरफ अगर हम इस डिटर्मिनेंट के साथ रो को इंटरचेंज करते हैं, एक रो को दूसरे के साथ, या किसी कॉलम को भी इंटरचेंज करते हैं एक कॉलम को दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ, तो उसकी जो वैल्यू है वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के सिर्फ साइन में चेंज आता है।
यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर क्या आई वो वैल्यू 4, मतलब +4 आई। ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू +4 रहती थी तो यहाँ पर वो -4 आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है -4, इसकी वजह से हमारा वो जो आंसर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया तो +4 आया। समझ में आया ये? देखिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन एनी डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम के एलिमेंट जो है वो अगर आइडेंटिकल हो, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 1 1, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सारे एक ही नंबर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 4 1 2 4 1 2, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो 4 1 2 4 1 2 ऐसा अगर कोई आइडेंटिकल है, कोई 2 रोज या 2 कॉलम के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ऐसा इनका कहना है। चलिए चेक करते हैं। 4 × 3 -4 -1 × ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 3 12 -2 प्लस 2 × ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 2 8 -1 इज इक्वल टू ये 4 × -1 -1 × 10 प्लस 2 × 7। देखिए अब क्या हो गया, ये -4 -10 प्लस 14 -14 इज 0। रोज के लिए तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्या प्रूव हो गया रोज के लिए कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी 2 रोज के जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स अगर सेम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सेम आती है, डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम्स की वैल्यू भी सेम आते हो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 नो, अभी 1 बहुत हो गया, 5 5 5। ठीक है, तो अब ये है जिसमें 2 कॉलम है हमारे पास, जिसमें आइडेंटिकल वैल्यूज है, क्या क्या 1 2 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 × 3 2 5 2 10 -15 -1 × 10 -15 प्लस 5 × 6 -6। चलो ये क्या हो गया, 1 -5 -1 × ये -5 प्लस 5 × ये 0। चलिए ये हो गया -5, ये -1 -5 मतलब +5 प्लस 0, -5 + 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0, 0 + 0 इज व्हाट 0। समझ में आया? तो ये हो गया देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें हमने प्रूव किया या जिसमें हमें समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल वैल्यू वाले हैं तो उसका डिटरमिनेंट का जो सोल्यूशन है या जो वैल्यू है वो क्या आती है 0। देखिए ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के एक एलिमेंट को किसी डिटर्मिनेंट के एक रो और कॉलम को, किसी भी एक रो या कॉलम को किसी एक मल्टीपल k से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर भी उस टाइप में उतने टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे देखिए हमने ये एक एग्जांपल डिटर्मिनेंट का कंसीडर किया था 1 1 1 2 0 2 2 3 4, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है तो -4 आती है। अब हम क्या करेंगे, इसके किसी एक रो वाले हर एक एलिमेंट को या एक कॉलम वाले हर एक एलिमेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो 1 है, मैं क्या करता हूँ R1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, सो R1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब R1 को 3 टाइम्स R1 लिखेंगे तो D डैश क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा फिर 3 3 3 2 0 2 2 3 4। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। एक रो वाला तो ये देख लेंगे हम, कॉलम वाला अभी अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करवा लेंगे। 3 × 0 - 6 प्लस 3 × 8 - 4
प्लस 3 इंटू 6 माइनस 0 इज इक्वल टू, मतलब ये हो गया 3 इंटू माइनस 6 प्लस 3 इंटू ये 4 प्लस 3 इंटू 6, ये हो गया माइनस 18 प्लस 12, फिर ये प्लस 18, यहाँ पर होना चाहिए माइनस 3, ठीक है, फिर ये हो जाएगा माइनस 12। ओके, तो ये प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 12। देखिए हमने कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया था, हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, मतलब उसका सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए था, -4 इंटू 3 दैट इज -12। देखिए यहाँ पर वही आंसर मिला है हमें -12, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी रो, जैसे 3 इंटू R1 किया हमने, तो इस डिटर्मिनेंट D की वैल्यू कितनी आई, D इज इक्वल टू है 3 इंटू डी, या D डैश की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू डी। समझ में आई बात। जैसे 3 इंटू R1 किया तो ये D डैश इज इक्वल टू क्या मिला, 3D मिला हमें, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर आंसर क्या आता था, -3 इंटू डी मतलब +12। यहाँ पर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाता था, -24। समझ में आई बात। अगर किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उतने मल्टीपल में आता है, ठीक है। ये तो अब हमने फिलहाल क्या किया था, कॉलम को छोड़ के हमने रो को मल्टीप्लाई किया था। अब एक कॉलम वाला एग्जांपल करेंगे। कॉलम को भी हम क्या करते हैं, सपोज ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब C1 इंटरचेंज 3 टाइम्स C1, तो D डैश क्या मिलेगा हमें, देखिए ये 3 2 6, 3 2 6, ये 1 0 3 एज इट इज, 1 2 4 एज इट इज, क्योंकि किसी एक ही कॉलम या रो को हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, क्या आया ये 3 इंटू 0 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 6 4 24 माइनस 6 2 12 प्लस 1 इंटू, ये देखिए 6 3 18 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो गया -18, ये -1 इंटू ये 12 आया, -12 प्लस 18, -18 प्लस 18 कैंसल, आंसर आया -12 विच इज करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पर -4 था, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो -12 आ गया, अंडरस्टूड। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें क्या दिया है, किसी भी एक रो या कॉलम को अगर हम किसी एक कांस्टेंट k से, मतलब वो k क्या हो सकता है, वो मे बी फ्रैक्शन हो सकता है, वो मे बी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो होल नंबर हो सकता है, ठीक है। किसी भी नंबर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट k से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद नया आने वाला जो डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, k टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब kd, ठीक है। तो अगर d ओरिजिनल है तो kd कौन है, दूसरा वाला जो नया फॉर्म हुआ है। समझ में आया। ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी 5th प्रॉपर्टी, जिसमें क्या दिया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर कैसा एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 टर्म, मतलब किसी रो का और किसी कॉलम का कोई भी एलिमेंट जो है, या जो सारे एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स अगर समेशन, मतलब किसी 2 एलिमेंट्स के एडिशन ऐसे अगर एक्सप्रेस किए गए हो, तो देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ, एकदम ईजी है ये। समझिए कि एक डिटर्मिनेंट है D, जिसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है A1 A2 A3, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम वाले जो एलिमेंट है ये है x प्लस B1 x प्लस B2, या इसको मैं देता हूँ x1 प्लस x2 प्लस, यहाँ पर अगर हम जो समझो कुछ अलग चाहिए तो x प्लस B1 y प्लस B2 और z प्लस B3 ऐसा है। और तीसरा जो है वो C1 C2 C3 ऐसा है। अगर ऐसा कुछ है, एक डिटर्मिनेंट अगर ऐसे डिफाइन किया गया है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A1 A2 A3 x y z C1 C2 C3 प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या कर दिया हमने,
जो एडिशन एज अ समेशन जिस एलिमेंट को उन्होंने एक्सप्रेस किया था उसको हमने अलग अलग कर दिया और उसके क्या बना दिए, दो अलग डिटर्मिनेंट, उनके बीच में क्या, एडिशन। समझ में आई है? ये है हमारी प्रॉपर्टी। तो अगर ऐसा हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसे हम क्या करेंगे, ऐसा स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्प्लिट करके दिया है और समझो उसका कॉलम 1 इसके कॉलम 1 के साथ आइडेंटिकल है, कॉलम 2 इसके कॉलम 3 के साथ आइडेंटिकल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा कॉलम 2 की इस कॉलम 2 के साथ एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एग्जांपल में यूज करना है। ओके, तो ये तो हो गया कॉलम के लिए। अब देखते हैं रो के लिए क्या है। रो के लिए सेम, x प्लस a1 y प्लस b1 z प्लस c1 अगर है, और ये a2 a3 b2 b3 c2 c3 ऐसा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉलम वाइज है ना। अभी ये तो कॉलम में, ये कहा था, सॉरी ये कहा था ये कॉलम में, अब ये कहा है रो में। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट रो x a2 a3 y b2 b3 z c2 c3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ में आई बात? अगर ऐसा कॉलम में अगर कोई एडिशन में है तो उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, अगर स्प्लिट करके दिया हुआ है तो उसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर किसी रो में हमें ऐसा अगर समेशन का एक्सप्रेस किया है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे, अगर स्प्लिट करके दिया तो उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसमें हमें क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम, इसको अगर हम किसी एक कोएफिशिएंट किसी कांस्टेंट से अगर समझो मल्टीप्लाई करें, एंड द प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब अगर सपोज आप रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी एक कांस्टेंट से, तो उस रो को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो मल्टीप्लिकेशन आया वो मल्टीप्लिकेशन हम किसी दूसरे रो के साथ ऐड करेंगे। अगर आप कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलम से के साथ आया हुआ वो मल्टीप्लिकेशन वो हम किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड करते हैं, तो क्या होता है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या होता है, बाद में वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहती है वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें क्या था, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो k टाइम्स आता है। करेक्ट, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। लेकिन वो प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे किसी रो या किसी कॉलम के साथ ऐड भी कर रहे हैं। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल समझे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकालता हूँ, ऐसा कंसीडर करते हैं कि लेट इट बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बी डी। कितना है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकेंड रो है, ठीक है, रो में सेकेंड रो जो है उस सेकेंड रो को मैं एक कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाएगा देखिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद सेम हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। अब हम रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसके रो के साथ ही उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करता हूँ k के साथ और उसको ऐड करता हूँ थर्ड रो में। ठीक है, अब ये दोनों ऑपरेशंस में एक साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, देखिए कैसे लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, सेकेंड रो को k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकेंड रो मतलब R2 को, और उसको ऐड किस में कर रहा हूँ मैं, R3 में। ठीक है, R3 में ऐड कर रहा हूँ K2 को, KR2 इंटू ये मल्टीप्लिकेशन करके प्लस उसको किस में कर रहा हूँ, R3 में। देखिए अब इसको K से मल्टीप्लाई किया, देखिए K से मल्टीप्लाई, ये 2 3 4 ऐसा रहा। अब ये चेंजेस किस में हो रहे हैं, फाइनल एडिशन किस में हो रहा है, फाइनल एडिशन हो रहा है थर्ड रो में, इसलिए यहाँ पर सेकेंड रो में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये 1 3 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं k को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, अब ये 3 इंटू के इंटू 1 मतलब 3 प्लस के,
ठीक है। फिर यहाँ का एलिमेंट है 5 प्लस 3 इंटू के, ठीक है ना, क्योंकि इस एलिमेंट के साथ हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये जो एलिमेंट आएगा फिर इसको हम 5 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो 5 प्लस 3k लिखा मैंने, कुछ गलत लिखा क्या? नहीं। ये आएगा फिर 4 प्लस 2k। ओके, अब हमने इससे पहले ये छठी प्रॉपर्टी से पहले एक पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या था उस प्रॉपर्टी में? अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट एडिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स अगर रखे गए हैं तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए सेपरेट कीजिए इसे। 2 3 4 1 3 2 3 5 4 प्लस ये 2 3 4 1 2 3 ये k 3k और सॉरी यहाँ पर ये 1 3 2 है 3k और यहाँ पर आया ये 2k। अब देखिए अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये अगर ये एलिमेंट्स देखें और ये आपका जो यहाँ पर आता है और ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम इसमें से k कॉमन निकालते हैं ये R3 से तो क्या बचता है 1 3 2। तो यहाँ पर भी 1 3 2 है ना, अगर हम इसमें से k कॉमन निकालते हैं तो ये 1 3 2 1 3 2। एक और प्रॉपर्टी इससे पहले वाली चौथी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी? तो वो उस प्रॉपर्टी में ऐसा था अगर किसी 2 रोज या 2 कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। मतलब इसमें से k कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, वो k इंटू 2 3 4 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 आर द आइडेंटिकल एलिमेंट्स फ्रॉम सेकेंड रो एंड थर्ड रो। देयरफॉर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी k इंटू 0, ठीक है। फिर ये डिटरमिनेंट देखिए यहाँ पर 2 3 4 1 3 2 3 5 4 मतलब यही है। इसकी वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी? d, मतलब ये रहा d प्लस k इंटू क्या होगा यहाँ पर क्या हो गया 0, तो k इंटू 0 इज 0 मतलब d प्लस 0 इज d। देखिए हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, जो मैंने वैल्यू यहाँ पर d कंसीडर की आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। आपने इसकी वैल्यू परफेक्ट वैल्यू क्या आती है वो दिखानी है, ठीक है। वो वैल्यू निकालो, उसके बाद k के जगह पे आप 2 रख दो। k इज इक्वल टू जो k से मैंने मल्टीप्लाई किया ना ये, तो k की जगह पे आप 2 रख दो और 2 रखने के बाद उसका आंसर क्या आता है वो आंसर मुझे डिराइव करके बता दो। ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसके दरमियान हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ हम किसी मल्टीपल को मल्टीप्लाई करते हैं और एट द सेम टाइम वो मल्टीप्लाई करने के बाद रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स है उनको किसी करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के साथ अगर ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये थे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए हमारी जो 7th प्रॉपर्टी है उस 7th प्रॉपर्टी में एक वर्ड यूज किया गया है प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल, ऐसा एक वर्ड यूज किया गया है मेन डायगोनल का। अब मेन डायगोनल मतलब क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का मेन डायगोनल ऐसे इंडिकेट किया जाता है ऑल द एलिमेंट्स विच आर इंडिकेटेड बाय aij वेयर i इज इक्वल टू j। मतलब अगर ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनेंट है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो ये होता है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब उसमें से मेन डायगोनल कौन से होते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल कौन से होते हैं एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो aij है, aij के फॉर्मेट में है और जहां पर i इज इक्वल टू j है। अब देखिए i इज इक्वल टू j कौन कौन सा है एलिमेंट, 1 1 2 2 और 3 3। मतलब ये जो है ये इस डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है या मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर ये समझ में आया है तो हमारी अगली प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको समझ में आएगी। उस प्रॉपर्टी में क्या है कि द एलिमेंट्स अबव और बिलो द मेन डायगोनल आर 0। अगर हमारी कोई सपोज ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के मेन डायगोनल के अबव वाले मतलब ये 3 या तो बिलो वाले मतलब ये 3, अगर इन तीन में से कोई तो भी 3 एलिमेंट अगर 0 हो
तो उस डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आती है या जो भी सोल्यूशन आता है इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर है 3 0 0 2 1 0 1 2 5, ठीक है, ऐसा अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो 3 × 1 × 5। क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के अबव वाले सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। डी सपोज 5 1 2 0 3 1 एंड 0 0 7। ठीक है, इसमें भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? 5 × 3 × 7 डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या आती है वैल्यू। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि वैल्यू वही आती है क्या। पहले सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने के बाद हमें वही आंसर मिलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 3 × ये रो कॉलम छोड़ दो, 5 ये 0 है इसलिए ये 5 - 0 लिखता हूँ। बाय प्रोसीजर जाएंगे हम। 0 × अब देखिए ये छोड़ दो, क्या बचा? यहाँ पर कुछ भी कर लो आप, 5 × 10 - 0 प्लस 0 × कितना भी कैलकुलेशन कर लो, आगे कुछ आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन में तो 0 ही है ना। देखिए फिर क्या बचता है? सिर्फ 3 × 5। अब 3 × 5, अब इस 1 की जगह पे अगर कोई और एलिमेंट आता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 4। ठीक है, मैंने क्या किया? ये 1 को 4 कर दिया, तो 3 × जो पहले 3 × 5 आया था, अब कितना आएगा? देखिए 3 × 4 5 = 20, मतलब ये हो गया 20 - 2, मतलब ये 3 × 20 दैट इज 60। समझ में आया? 3 4 5 मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसका 60 आया। अब ये करते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तो 5 × सबसे पहले रो कॉलम छोड़ दो, ये आया 21 - 0 -1 × ये रो कॉलम छोड़ दो, 0 - 0 प्लस 2 × 0 - 0 इज इक्वल टू 21 5 = 110। ठीक है, सर 105, 21 5 = 105 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 × 3 × 7 बराबर ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या कंक्लूड करके दिखाया प्रॉपर्टी 7 में? सबसे पहले तो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं वो पढ़े। कौन से होते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट? A11 A22 A33, या ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें Aij हो, यहाँ पर I = j हो। ठीक है, तो अगर ऑर्डर 3 का है तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ के होते हैं। अगर ऑर्डर बढ़ जाती है तो m ऑर्डर तक वो हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा कि अगर कोई एक साइड के मेन डायगोनल के किसी अपर या लोअर साइड वाले अगर एलिमेंट सारे 0 होते हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय मल्टीप्लाइंग इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट। इसके मेन डायगोनल एलिमेंट का डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर जाके उस